हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक को। एंड इस टॉपिक में जितने भी रिलेटेड टर्म्स होंगे, जितनी भी चीज़ें रिलेटेबल होंगी, हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम क्या होता है? सबसे पहले इसको एक फ्लो चार्ट के वे में समझिएगा कि सपोज़ करिए एक कंट्री है, देन कंट्री के अंदर बहुत सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स रिसाइड कर रहे हैं, राइट? नॉर्मल रेसिडेंट्स रह रहे हैं और वो अर्न करते हैं फैक्टर इनकम्स। तो वो जितनी भी फैक्टर इनकम्स अर्न हो रही है एक कंट्री में एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो सब फैक्टर इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है, वो नेशनल इनकम का टोटल बन जाता है। ठीक, तो अब आई होप आपको अकाउंटिंग ईयर तो डेफिनेटली पता होगा, बट अगर हम बात करें फैक्टर इनकम्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स की, तो फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कॉलम्स शो किए हैं, वन इज़ फैक्टर इनकम एंड अदर इज़ ट्रांसफ़र इनकम। वाई? बिकॉज फैक्टर इनकम के साथ साथ आपको ट्रांसफ़र इनकम का भी नॉलेज होना चाहिए या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, इनफैक्ट न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करता है और उसमें आपको ये सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो आप न्यूमेरिकल में भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। हो सकता है वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, लेकिन स्टिल अगर वीडियो थोड़ी बड़ी भी बन जाती है तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ब्रेक नहीं करूँगी मैं और आपके सारे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम, अगर ये जो मैंने आपको शो किया है, ये आपको इस तरह से शो किया है कि हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप इस तरह से पॉइंट्स अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका बहुत छोटा सा मीनिंग बताऊं तो मीनिंग सिंपल इतना है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? और उनके रिटर्न में हमें एक जो भी रिटर्न में मिलता है हमें वो भी पता है। जैसे लैंड के रिटर्न में हमें रेंट मिलता है, ऐसे ही कैपिटल के रिटर्न में हमें इंटरेस्ट मिलती है। तो इस तरह से हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कहीं पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको इन रिटर्न कुछ एक इनकम मिलती है, राइट? उस इनकम को अलग अलग फॉर्म में हम बोलते हैं, जैसे रेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, ये सब। ठीक, तो ये होता है आपका फैक्टर इनकम। और ये फैक्टर इनकम अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये आपकी किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज को जब आप करते हो तो आपको इन रिटर्न फैक्टर इनकम मिलती है। तो मतलब ये अर्नड इनकम होती है, ये कमाई जाती है, राइट? और अब इसी का अपोजिट होता है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो बिना किसी सर्विस को प्रोवाइड किए हमको मिल जाती है। किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को कोई इनकम मिल जाए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की उसके बावजूद भी, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल हो सकते हैं डोनेशन, चैरिटी, लॉटरी, स्कॉलरशिप, एक्सेट्रा। स्कॉलरशिप भी आप सोचेंगे इसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो फैक्टर इनकम क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि जो आप स्कॉलरशिप पाने के लिए जो भी स्टूडेंट मेहनत करता है, वो नो डाउट उसको फ्यूचर में तो उसको आएगी उसके काम, लेकिन उस पर्टिकुलर लेबर को, उस पर्टिकुलर हार्डवर्क को प्रोडक्टिव सर्विस में नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, तो इसलिए ये भी ट्रांसफ़र इनकम में ही आती है। इसलिए इन सारी इनकम्स को, ट्रांसफ़र इनकम को हम अनअर्नड इनकम भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये मानी जाती है कि विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज आपको जो इनकम मिली, राइट? और मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड का कलर इसलिए भी शो कर दिया है जिससे कि आपको ये याद रहे, जो ग्रीन वाला पार्ट था वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तब। और जब हम नेशनल इनकम काउंट करते टाइम अगर ट्रांसफ़र इनकम हमारे नॉलेज में आती है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, नाउ नॉर्मल रेसिडेंट को पढ़ते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट बेसिकली पीपल से रिलेटेबल होता है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा रेसिडेंट या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो किसी कंट्री में नॉर्मली रिसाइड करता हो, फर्स्ट पॉइंट। एंड अदर पॉइंट इज जिसका उस पर्टिकुलर कंट्री में एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बना होता है, लाई करता है। मतलब ये इन दोनों चीज़ों का मीनिंग समझ लीजिए, और कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं या नहीं, उस बेसिस पे आप फाइनल कर लीजिए कि ये नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो समझते हैं नॉर्मली रिसाइडिंग का मतलब होता है वो पर्सन जब वो एक किसी कंट्री में 1 ईयर या उससे ज़्यादा रह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस कंट्री का सिटीज़न हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो सिटीज़न नहीं भी हो बट वो 1 ईयर या उससे ज़्यादा रह रहा है, तब भी वो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ सकता है अगर वो सेकंड पॉइंट भी फुलफिल करे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में लाई करता है। अब वो कैसे पता चलेगा? उसका मतलब ये होता है
कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का सारे इंटरेस्ट से मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि उसकी सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब उसका जो लाइवलीहुड वो अर्न कर रहा है, वो एवरीथिंग, सारी चीज़ें उसकी उसी कंट्री में लाई करती हूँ, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, वो एक तरह से ये आ गया कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में लाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये सिटीज़न हो ना हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि सोनिया गांधी जो हैं वो आपको पता है वो इटालियन ओरिजिन की हैं, वो इंडिया की नहीं है, राइट। लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, कैसे? क्योंकि अच्छा, सिटीज़नशिप का भी एक मैं पार्ट बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का अगर यहाँ पे बर्थ नहीं हुआ इंडिया में तो वो सिटीज़न हो ही नहीं सकता इंडिया का। कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं, या तो कोई इंसान बाय बर्थ ही सिटीज़न होता है, और कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं, अगर उनको फुलफ़िल कर लेता है कोई इंसान तो वो तब भी सिटीज़न कहला सकता है। तो अभी मैं वैसे आपको सोनिया गांधी का जो एग्ज़ाम्पल दे रही थी उसका एग्ज़ाम्पल सुनिए। जैसे कि आपको पता ही है कि वो इटली की हैं, ठीक है। तो बट उनका जो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगी, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ करती हैं, जितनी भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो सब इंडिया से ही रिलेटेड है। इंडिया में ही सारी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, उनके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब इंडिया के अंदर है और इंडिया से ही मतलब रखती हैं, ठीक है। इसी तरह उनको ऑलरेडी इंडिया में रहते हुए काफ़ी ईयर्स हो गए, तो इसीलिए सोनिया गांधी जी को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, राइट। अब बात करते हैं इसी तरह एक और एग्जांपल की, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। इस्कॉन टेम्पल्स के फॉलोअर्स जितने भी होते हैं, आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर बाहर के होते हैं, वो इंडियंस नहीं होते। लेकिन वो इतने ईयर्स से यहाँ पे रह के वो अपना जो भी सेवा कह लो या कुछ भी, बट वो अल्टीमेटली यहाँ पर रह के अपना इस्कॉन के फॉलोअर्स तो हैं ही, उसके अलावा जो उनका अर्निंग चल रहा है या सोर्स ऑफ अर्निंग है, लाइवलीहुड जो चल रहा है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ही रिलेटेबल चल रहा है। मतलब यहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ही सेविंग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी यहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उनकी बाहर से आ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो लोग भी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर इन दोनों में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये जैसे सपोज़ करिए एग्जांपल है कि फॉरेन एम्बेसी है, जैसे सपोज़ करिए कि पाकिस्तान की कोई एम्बेसी है या बेल्जियम की कोई एम्बेसी है जो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो बाहर की कंट्री की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है और उसमें इंडियन लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए, जो लोग काम पे जा रहे हैं उनका एम्बेसी से यहाँ पे हमने रिलेट थोड़ी करेंगे, हम तो उनका नॉर्मल रेसिडेंट की जो 2 कंडीशंस हैं हम उनसे रिलेट करेंगे। हम ये रिलेट करेंगे कि वो कितने टाइम से रह रहा है और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं का है या नहीं। तो ऑब्वियसली इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो सारे, और वो इंडिया में ही रह रहे हैं इतने सालों से, स्टार्टिंग से, फ्रॉम देयर बर्थ। तो वो उनका तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का ही होगा, मतलब यहीं पे इन्वेस्टमेंट होगा, हर चीज़ वो यहीं से कर रहे हैं, तो इसलिए उनको नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में लेके आएंगे। और इसी तरह अपोजिट हो जाएगा नॉन रेसिडेंट के केस में, कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी है जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, जैसे कनाडा में कोई इंडियन एम्बेसी है और वहाँ पे कैनेडियंस ही वर्क करने आ रहे हैं, तो उनको नॉन रेसिडेंट में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो वहाँ के तो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, लेकिन इंडिया के लिए वो नॉन रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि फॉरेन सिटीजन्स जो हैं, अगर वो इंडिया में 1 ईयर से ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी फॉरेन सिटीजन्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा हो गया उन्हें रहते रहते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहता है कि फर्स्ट इज़ वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। एंड अदर इज़ कि उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, मतलब उनके ये 2 रीज़न नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी रीज़न हो तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट में ही काउंट करेंगे। स्टूडेंट से एक बार और इसको भी डीपली समझिए। सपोज स्टूडेंट है जो पाकिस्तान का, कोई स्टूडेंट है जो इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है और वो रुका हुआ है, तो यहाँ पे वो नो डाउट वो हॉस्टल में रह रहा है, वो यहाँ पे कंजम्पशन भी कर रहा है, लेकिन उसका मेन जो सोर्स है, जो उसकी मनी भी आ रहा है, जो फीस भी आ रही है उसकी, वो कहाँ से आ रही होगी, वो उसके खुद की कंट्री से आ रही है। मतलब उसका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो वहीं अपनी कंट्री के बेसिस पे ही चल रहा है। उसके पेरेंट्स जो उनका जो लाइवलीहुड चल रहा है उसके बेसिस पे वो फीस पे करते हैं और उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का काम हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस सेंस में लेंगे कि हम, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो गई तो इसलिए वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, हमें ओवरऑल देखना है,
ठीक है। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई पर्सन आया और उसको 1 साल या 1.5 साल हो गया और अब उसको किसी वजह से ही, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो नहीं जा पा रहा अपनी कंट्री में, बट वहीं से तो उसका सब कुछ आ रहा है, तो यहाँ तब इस केस में भी उसको हम क्या समझेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 2 एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज़ कोई भी फॉरेन सिटीज़न है जो अगर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट में ही काउंट करते हैं। और यही अपोजिट हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि कोई अगर फॉरेन सिटीज़न है, सपोज़ करिए कि कोई फॉरेन सिटीज़न 6 मंथ्स के लिए आया है यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट वर्क के सिलसिले में, कि उसको कोई प्रोजेक्ट वर्क करना था और 6 मंथ्स के लिए उसको इंडिया आना था, तो वो आया, वो रहा, उसने अपना अर्निंग भी की, सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद उसका टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे वो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से ही हो रहा है, सारी अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन सब इंडिया से कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज वो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा कि 1 ईयर से ज़्यादा वो अभी रहा ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का डिफरेंट। और अगेन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कहता है कि नॉर्मल रेसिडेंट की जो भी इनकम होती है वो नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इनकम से हमें कोई मतलब नहीं होता, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, जैसे मैंने यहाँ पे मैप शो किया है, टेरिटरी के नाम से अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे इंडियन बॉर्डर्स से रिलेटेड बात कर रहा है। नहीं, जो इंडियन बॉर्डर्स हैं वो तो आपकी टेरिटरी में आते ही हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेट करते हुए समझिए, सपोज़ करिए टाटा की कोई कंपनी है और वो बाहर किसी कंट्री में उसने अपना कंपनी सेटअप की है, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई है उसकी वहाँ पे भी कोई एक कंपनी, तो टाटा ने अपना एक ब्रांच ओपन कर ली ऑस्ट्रेलिया में। अब वहाँ पे जितनी भी अर्निंग हो रही है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी, वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी, या फिर वो टाटा जो कंपनी है वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो इंडिया की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या है। इसका बस सिंपली मीनिंग ये है कि कौन सी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। अब सपोज़ करिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करिए एयर इंडिया की फ़्लाइट है और वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रैवलिंग कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इंडिया को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, तो प्रॉपर्टी वो इंडिया की ही तो है, हम सबको पता है। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। ठीक है, और उसका जितना भी प्रॉफिट या जितनी भी अर्निंग या जो भी चीज़ें होंगी वो सब इंडिया के ही उसमें हम नोट डाउन करेंगे, या मतलब इंडिया के पार्ट से ही काउंट करेंगे कि वो इंडिया में ही इंक्लूड होगी, इंडिया की नेशनल इनकम में, या जो भी चीज़ें हमें अगर इंडिया के उसमें लिखना है अकाउंट्स में, तो वो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन से ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया ऑफ ऑपरेशन जहाँ से इनकम जनरेट होती है इंडिया की, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लास्ट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में डीपली पढ़ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली अब यूज़ होने वाले होते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, वो अब पूरी तरह बन चुके हैं, इनमें अब कोई फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, जिनमें अभी भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत फर्दर बाकी रहती है। तो ये डिफरेंस होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही प्रोडक्ट फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। कैसे, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। जैसे कि शुगर है, शुगर अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रही है तो वो फाइनल गुड्स का हिस्सा है, लेकिन अगर शुगर बेकरी शॉप के लिए यूज़ हो रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी स्वीट या पेस्ट्री या कुछ भी वो विदाउट शुगर फर्दर फाइनल गुड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, तो वो आपका रॉ मटेरियल की तरह वर्क करेगी उसमें, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों चीज़ बताई क्यों है, वो मैंने इसलिए बताई है कि सपोज़ करिए नेशनल इनकम हम काउंट कर रहे हैं और हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे काउंट होता है। अब अकाउंटिंग ईयर हमारा सपोज़ करिए एंड हो गया
और बट अब हमारे पास अभी भी कुछ इंटरमीडिएट गुड्स रखे हैं, जैसे कि बेकरी शॉप का ही एग्जांपल लेते हैं कि 10 kgs ऑफ शुगर आई थी, लेकिन उसमें से 5 kg तो यूज़ हो चुकी, लेकिन 5 kg रिमेनिंग है। अब 5 kg जो रिमेनिंग है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो गया। तो अकाउंटिंग पीरियड जब ओवर हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बेकरी शॉप की शुगर है उसका जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स में ही हम काउंट करेंगे, हम इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको जब भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आया और अगर उसमें फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दोनों गिवन है, तो आपको ये याद रखना है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी फाइनल गुड्स की तरह कंसिडर की जाती है जब अकाउंटिंग ईयर ओवर होने वाला टाइम पीरियड चल रहा होता है या हो चुका होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे कि आपको ये बात हमेशा याद रहे। सपोज करिए एक मतलब प्रोडक्शन यूनिट है या फिर आप कह सकते हैं एक शॉप है जहाँ पर लैपटॉप्स 10 लैपटॉप्स हैं सेल होने के लिए, और जिसमें से 8 सेल हो चुके हैं, 2 आर रिमेनिंग, 2 आर स्टिल रिमेनिंग। अब वो जो 2 लैपटॉप हैं वो जो रह गए हैं, हमको नेशनल इनकम जब काउंट करनी है तो हमको वो जो लैपटॉप अभी सेल आउट नहीं हुआ है, हमको उनके जो प्राइस होगा ना, उनकी जो वैल्यू होगी वो भी फाइनल गुड्स में ही हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स अगर सेम ईयर में यूज़ नहीं हो पाता है तो उसको हम फाइनल गुड्स की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं, और इसलिए वो भी फिर नेशनल इनकम में काउंट हो जाते हैं ओनली इन दिस कंडीशन। ठीक है, सो ये था आज का आपका वीडियो, एंड आपको ये टॉपिक आई होप समझ में आया होगा। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, और डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।